कार वाला डॉक्टर है एक, है ना, वो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसा हम लोग कर चुके हैं। चलो साइकिल वाले भाई साहब है ना, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। और फिर ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी डायरेक्शन में 90 डिग्री का चेंज किया और ये अब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। पहले बेटा ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ही इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, और बाद में ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगते हैं, वेलोसिटी हो जाती है 20। पहले 10 थी, बाद में 20। और हमें बताना है फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हमें मैग्नीट्यूड बताना है वेलोसिटी में चेंज का। ऑप्शंस दे देता हूं मैं। ऑप्शन इज 10, बी 10√3, ऑप्शन थर्ड 10√5, ऑप्शन फोर्थ none of these। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? बताओ बच्चों। तीसरा बेटा, हम लोग ने अब तक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है, और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से अगर हम करेंगे तो देखो, इनिशियल वेक्टर ये है बेटा v1 इज इक्वल टू 10, ये बेटा v1 है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और ये v2 है, मैं यहाँ अलग से बना दे रहा हूँ, ये v2 है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है। अब बेटा हमें वेलोसिटी में चेंज निकालना है, बेटा समझना, यानी हमें वेक्टोरियली घटाना है। ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है, यही है वेलोसिटी में चेंज। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये हमारा वेलोसिटी में चेंज है बच्चा। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर देखिए, अगर आप 20 में से 10 सीधे घटा के 10 टिक कर देते हो तो गलत है ये आंसर, क्योंकि ये वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। काय का चेंज होगा? ये स्पीड का चेंज होगा। स्पीड हमारी कैसी है? स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। तो अगर मैं सीधे सीधे घटा रहा हूं बेटा 20 माइनस 10 कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा चेंज इन स्पीड आएगा। अगर मुझे वेलोसिटी में चेंज बताना है, वेग में परिवर्तन बताना है, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी घटानी पड़ेगी, वेक्टोरियली घटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था ट्राइंगल लॉ, कि सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर बनाएंगे, फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर क्या है? v2 है हमारा ऊपर की तरफ, तो हमने v2 बना लिया, दिस इज v2। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 20। फर्स्ट वेक्टर जहां से खत्म हो रहा है वहां से सेकंड ज्वाइन करेंगे। और मैं बता चुका हूं कि v2 में से अगर v1 घटा रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि v2 में से आप माइनस v1 को ऐड कर रहे हो। v2 में से आप माइनस v1 को ऐड कर रहे हो। तो देखो, अगर v1 इधर की तरफ है, राइट की तरफ, v1 अगर राइट की तरफ है
तो देखो -v1 ऐसा होगा, बस पलट जाएगा, -v1 लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो अगर मैं -v1 इसमें से ऐड कर रहा हूँ बेटा, तो -v1 कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ये -v1 होगा। v1 का मैग्नीट्यूड अगर बेटा 10 है, v1 का अगर मैग्नीट्यूड 10 है तो -v1 का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 10 होगा। तो ये v2 वेक्टर है, उसमें से ये -v1 वेक्टर हमने ऐड किया है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इनिशियल से फाइनल वेक्टर आएगा r, जो कि होगा v2 -v1। तो ये हमारा v2 वेक्टर -v1, इसी का हमें मैग्नीट्यूड बताना है। हमारा जो कैलकुलेशन है, मतलब हमें जो सॉल्व करना है, चेंज इन वेलोसिटी बेटा ये है, इसका हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। इसका मतलब हमें इस वाले साइड की लेंथ बतानी है, क्योंकि जो एरो की लेंथ होती है वही हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, जो एरो की लेंथ होती है। और ये एंगल बेटा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री, बिकॉज ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री। तो आइए हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बेटा। इस पाइथागोरस का स्क्वायर हो जाएगा r का स्क्वायर, ये है हमारा 10 का स्क्वायर, और ये है हमारा 20 का स्क्वायर, ये 100 आएगा, ये 400 आएगा, टोटल 500 आएगा। जब हम r लिखेंगे तो 100 का √10 आएगा और 5 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो दिस इज 10√5 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, ये वाला आंसर करेक्ट। तो इस तरह से हमें घटाना है वेक्टर्स को, बट इस चीज़ को हम लोग बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। वेक्टर का ये हम लोग का 3rd लेक्चर है। अगर किसी के पहले 2 लेक्चर छूट गए हैं तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और उसमें से जो डाउट है वो पूछ सकते हो। नोटेड? आइए हेडिंग लगाइए पैरेललोग्राम लॉ बेटा, हेडिंग लगाइए पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पैरेललोग्राम से रिलेट करके बच्चों हमें बात बताता है। जैसे हमें बच्चों 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ट्राइंगल लॉ में हम क्या करते थे, आपको याद होगा कि एक वेक्टर जहाँ से ख़त्म होता था दूसरा वहाँ से शुरू करते थे और फिर ऐसे ज्वाइन करते थे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बताता था, a+b बताता था। पैरेललोग्राम में बच्चा हमें क्या करना है कि जिन 2 वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं,
जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उनको हम टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। तो टेल टू टेल ज्वाइन करना है, जिन्हें हमें ऐड करना है उन्हें हमने को इनिशियल वेक्टर की तरह ज्वाइन कर लिया, टेल टू टेल। सेकेंड स्टेप ये करना है कि हमें इस ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनानी है बेटा, बी वेक्टर के पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है, बी के पैरेलल एक लाइन बनानी है, ए के पैरेलल एक लाइन बनानी है बेटा, और जो इससे एक पैरेललोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। तो ये लॉ कहता है कि इन दोनों की जो कॉमन टेल है, यहां से गुजरने वाला जो डायगोनल होता है आर, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर बताता है। तो क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है कि अगर हम दो वेक्टर ले बच्चों, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी है और वो एक पैरेललोग्राम की दो अगल बगल वाली साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनके कॉमन टेल से पास होने वाला जो डायगोनल होगा वो उन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट बताएगा। इतनी सी बात है। तो ये चूंकि यहां पर ज्योमेट्री जो हमने इस्तेमाल करी है वो पैरेललोग्राम की इस्तेमाल करी है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना। अब अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो मुझे तो दोनों लॉ एक जैसे ही लगते हैं, कहने का ढंग बस चेंज कर दिया है, बात करने का ढंग चेंज कर दिया है, कहने का ढंग चेंज कर दिया है। दोनों लॉ, दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप देखो ये अगर बी वेक्टर है बेटा, तो इसको भी मैं बी वेक्टर बुला सकता हूं। बताओ बुला सकता हूं क्या मैं? क्योंकि ये देखो सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है। आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जानते हो। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके, और आमने सामने वाली साइड जो होती है वो पैरेलल भी होती है, इसीलिए पैरेललोग्राम कहते हैं इसको। ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और तुम सिर्फ ट्राइंगल देखो, सिर्फ ट्राइंगल देखो, दिस इज ए, दिस इज बी, देन व्हाट इज दिस? ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी तो होगा ये, इसको जोड़ा फिर इसको जोड़ा, ये रिजल्टेंट बना दिया। अच्छा मुझे बताओ एक बात और बताओ, ये बी है, अगर ये वेक्टर ए है तो क्या मैं इसे ए कह सकता हूं क्या? ये वाले वेक्टर को भी तो ए बुला सकता हूं, क्योंकि ये इसके इक्वल ही तो है बेटा, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसके इक्वल वेक्टर है ये हमारा। तो अगर मुझे बताओ, अच्छे से बताओ कि अगर मैं इधर से देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? दिस इज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, यानी बी, ट्राइंगल लॉ से, ट्राइंगल लॉ से अगर आप देखोगे तो बी प्लस ए यही तो नजर आएगा, और अगर ए प्लस बी देखोगे तो भी यही नजर आएगा आपको। तो क्या हम यहां से एक बात और समझ पा रहे हैं कि जो ए प्लस बी वेक्टर होता है वही बी प्लस ए होता है। इसे बच्चों हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा फॉलो होता है। तो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी वेक्टर जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब किसी भी क्रम में जोड़ सकते हो, ए प्लस बी कर दो चाहे बी प्लस ए कर दो, दोनों आइडेंटिकल आएंगे, बराबर आएंगे, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप यहां से समझ गए दो तीन बातें कि भैया पैरेललोग्राम लॉ सिंपल क्या कह रहा है। अगर मैं रिपीट करूं कि दो वेक्टर्स को अगर पैरेललोग्राम की अगल बगल वाली साइड से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो डायगोनल होगा वो हमें क्या बताएगा? रिजल्टेंट। दूसरी बात हमने इसकी मदद से ये भी समझी कि पैरेललोग्राम लॉ बस कहने का तरीका बदल दिया है, ट्राइंगल लॉ का ही एक फॉर्म है, आप ऐसे समझ सकते हो। ट्राइंगल से देखोगे तो ए प्लस बी, तो यहाँ से ए प्लस बी दिख जाएगा। पैरेललोग्राम से देखोगे तो डायगोनल देखना पड़ेगा आपको, है ना। साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि जो ए प्लस बी होगा वही बी प्लस ए होगा, दोनों सेम वेक्टर आएगा, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए में कोई अंतर नहीं है, दोनों वेक्टर आइडेंटिकल होते हैं, दोनों वेक्टर सेम होते हैं। तो इसके बारे में हम एक लाइन लिख सकते हैं, मैं आप भी लिख लीजिए कि इफ टू वेक्टर्स
if two vectors A and B are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through their common tail gives us resultant vector. हाँ बेटा, फिर से बोलो। कोप्लेनर मिनिमम कितने वेक्टर होते हैं? 3 को देखा जाता है, 2 तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। कोप्लेनरिटी की जब बात होती है तो कम से कम 3 वेक्टर की चर्चा होती है। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 का महत्व तो नहीं है, 2 हमेशा कोप्लेनर होते हैं। को इनिशियल 2 हो सकते हैं, कॉन्करेंट 3 से शुरुआत, ऑर्थोगोनल भी 2 हो सकते हैं। बेटा नोट कर लिया? तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस पर क्वेश्चन करेंगे, और उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि अगर हमारे पास बेटा 2 वेक्टर हों, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है, एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बेटा स्मॉल बी है, और बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये हमारा डायगोनल आएगा, डायगोनल। तो इस डायगोनल की जो लंबाई होगी ना, इस डायगोनल की जो लंबाई होती है ना बेटा, वही हमारा आर का मैग्नीट्यूड होता है। तो पहले तो आप समझिए कि आर को हम ऐसे लिख रहे हैं ए प्लस बी। तो अगर मुझसे कोई आर पूछता है आर, तो इसका मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। कंफ्यूज मत होना, आर लिखा हो, मॉड आर लिखा हो, मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखा हो, एक ही बात है। तो आर का जो फॉर्मूला होता है, आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है समझो। डिराइव कर सकते हैं पर मुझे पता है उसको आप कभी नहीं देखोगे, डेरिवेशन बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो पहले से याद है जरा बता दो मुझे, क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस
बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिकली ये बेटा मॉड ऑफ a प्लस बी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये मॉड ऑफ a प्लस बी है, मतलब दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो r की वैल्यू आएगी दो वेक्टर के एडिशन का, उसका फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर मैं, और एक फॉर्मूला और याद रखना है बेटा, डायरेक्शन के लिए हम ये एंगल बताएंगे अल्फा। डायरेक्शन के लिए ये ए मान लेते हैं, डायरेक्शन के लिए हम ये एंगल बताएंगे अल्फा। अल्फा समझो क्या है, अल्फा है ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है वो अल्फा है। बेटा समझो ए वेक्टर हमारा नोन वेक्टर, ए वेक्टर की जानकारी हमें है पूरी की पूरी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, ए वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता है। तो अगर किसी जानकारी वाले वेक्टर के ये रास्ता हमें पता है और इस रास्ते से कितना एंगल बना रहा है हमारा वाला रास्ता, अगर ये एंगल बता दिया जाए तो ये डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी सारी जानकारी हमें है, उस वेक्टर से हमारा वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, अगर ये पता चल जाए तो हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो बच्चों डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा ये एंगल निकालते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है ए के साथ, वो आप याद रखेंगे, वो होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान रखना है बेटा एंगल ए के साथ। पहले तो आप समझो कि ए क्या है बेटा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम स्मॉल ए ले रहे हैं, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी ले रहे हैं, थीटा क्या है, थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, और यहां पर अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। याद करने का तरीका यह है कि जिस वेक्टर के साथ आपने एंगल लिखा है उसे आप ए मानोगे, जिस वेक्टर के साथ एंगल लिख रहे हो अल्फा उसे ए मानोगे, और जो दूसरा वाला होगा उसे बी मानोगे। तो बी, अगर ए के साथ एंगल लिख रहे हो तो बी साइन थीटा आएगा ऊपर, ए प्लस बी कॉस थीटा आएगा। मान लो अगर मैं एंगल ये लिखने लगूँ, ये वाला, तो अगर मैं एंगल बी के साथ लिख रहा हूँ, बी के साथ, तो यहाँ आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस, मतलब साइन और कॉस के साथ हमेशा दूसरा वाला वेक्टर आएगा, साइन और कॉस के साथ हमेशा दूसरा। अगर आप ए के साथ एंगल लिख रहे हो तो साइन और कॉस के साथ कौन आएगा, बी आएगा, और अगर आप बी के साथ एंगल लिख रहे हो तो आपको दूसरा फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम जिसके साथ एंगल लिखेंगे ना उसी को ए मानेंगे ना हमेशा, दूसरे वाले को बी मानेंगे, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो हम ए और बी हमें लिख के थोड़े ना बताएगा कि ये ए है ये बी है, ये तो हमने अपने नाम रख रखे हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए। डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हमारे लिए आवश्यक है फॉर्मूले का एप्लीकेशन, कि सवाल कैसे बनेंगे इस पर। फिर से बोलो, tan अल्फा का फॉर्मूला जो लिखा है वो क्या है, इसमें समझना क्या है, कैसे आया ये निकाल के दिखाऊं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं, आप समझो, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, मतलब डिराइव करके दिखा दूं कैसे आ रहा है। देखो मेरी बात समझो, दो बातें हैं आपको, एक तो ये समझना क्या है कि ये निकाला कैसे गया है, वो चीज मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, आप नोट करो, मैं डिराइव करता हूं। क्योंकि जो चीज अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको ये याद करना है,
अब देखो इसमें ये याद रखना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो डायगोनल होता है, डायगोनल हमारा बीच में से जाएगा, तो डायगोनल हमारा ए वेक्टर से कुछ एंगल बनाएगा, कुछ बी से बनाएगा। तो ए वेक्टर से जो एंगल बनाएगा उसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी क्या है, जैसे ए वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड है, बी इसका मैग्नीट्यूड है, जिसके साथ एंगल लिख रहे हो वो ए है। तो अगर ए ये है, बी दूसरा वाला है, तो ऊपर आएगा बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, और नीचे क्या लिख रहे हो, ए प्लस बी कॉस थीटा, जहां पे ए वही वेक्टर है जिसके साथ एंगल लिख रहे हो, और बी कॉस थीटा हो जाएगा, बी ये है और थीटा हमारा टोटल एंगल है। अब मैं अभी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने ये नहीं बताया कि कैसे आया है, इसलिए आप ये कह रहे हो कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने समझाया नहीं आपको। बात समझ रहे हैं? अभी मैं आपको पूरा डिराइव करके दिखाऊंगा कैसे है, तब आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। हाँ, सवाल में कैसे अप्लाई होता है ये जब मैं सवाल करके दिखाऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ ऐसे लग रहा है ये फॉर्मूला। अभी आपको सिर्फ इस पर दिमाग पे जोर डालना है कि याद कैसे किया जाए, बट चूंकि टोक दिया है तुमने तो अब तो मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या है ना कि फॉर्मूलों के डेरिवेशन सब जरूरी नहीं है, जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे हमें कुछ ज्ञानोवर्धन होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे हमारा दिमाग डेवलप होगा, वो हम लोग करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करने से कुछ नहीं मिला, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स यूज़ करने हैं, एप्लीकेशन पे फोकस करना है, सवाल सॉल्व करने में फोकस करना है। आइए चलिए देखते हैं, लिख तो लिया होगा सबने। बेटा देखो हम डिराइव करते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए जाए मेरे बच्चों, ध्यान से समझ लो, ये बी वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा है, तो हमारा पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा है? पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि हम अगर ये पैरेललोग्राम बना दें तो इस पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल होगा ये बच्चों हमें आर वेक्टर बताएगा। अच्छी बात। तो हमारा टारगेट है इस एरो की लंबाई कैलकुलेट करना, इस एरो की लंबाई कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है। अब बहुत ध्यान समझना, अच्छे समझना है सब कुछ जब मैं समझा रहा हूं। तो अगर बेटा ये बताओ, अगर इसकी लेंथ b है तो क्या इसकी लेंथ भी b होगी? आमने सामने वाली साइड बराबर होती है पैरेललोग्राम की, तो दोनों की लेंथ बेटा b होगी। ठीक है, चलो अगर मैं इस लाइन को बेटा थोड़ा आगे बढ़ा दूं, थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दो लाइनें अगर पैरेलल हों तो ये एंगल सेम होते हैं, क्योंकि ये एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो बेटा देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन कट कर रही है, तो जो एंगल ये होगा पूरा वही एंगल ये होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर इस पॉइंट को कैपिटल ए कह दे रहा हूं, इस पॉइंट को कैपिटल बी, इसको सी कह दे रहा हूं, इसको डी कह दे रहा हूं, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूं और इसे एन कह दूं, नॉर्मल एन कह दूं, तो मुझे ध्यान से बताना इस ट्राइंगल में बी एन डी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी एन डी, मुझे बताओ जरा कि अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा तो मुझे क्या लिखना होगा? तो साइन थीटा मुझे लिखना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है बेटा? dn है। हाइपोटेनस कौन है बेटा? b है। तो dn बराबर क्या आ जाएगा बताओ, बताओ क्या आ जाएगा? b साइन थीटा। तो मेरे बच्चों इस वाले की जो लंबाई आ गई क्या बेटा? वो b साइन थीटा आ गई। इस वाले की लंबाई जो आ गई वो b साइन थीटा आ गई। अच्छा, अब मुझे bn भी चाहिए। bn तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो मैं क्या लगा सकता हूं बच्चों बताओ? कॉस थीटा लगाऊंगा सेम ट्राइंगल में। बताओ जरा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा, bn अपॉन b। तो bn इज इक्वल टू b कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखना है बेटा, ये वाली जो लंबाई है ये वाली बेटा ये b कॉस थीटा हो गई और ये वाली b साइन थीटा हो गई। यहां से यहां तक की लंबाई ध्यान दो बेटा a है बेटा, यहां से यहां तक की लंबाई यहां से यहां तक की a है, इसका मैग्नीट्यूड, और हमें r का मैग्नीट्यूड बताना है। तो बहुत ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल AND क्या ये समकोण त्रिभुज है? ये एंगल 90 है।
तो AND ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो बेस है हमारा AN, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, ND का स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक, AN का बताओ लंबाई कितना है, यहां से यहां तक कितना है A, यहां से यहां तक कितना है B cos थीटा। तो क्या AN की वैल्यू A प्लस B cos थीटा हो जाएगी। यहां से यहां तक बच्चा A है, यहां से यहां तक B cos थीटा है, प्लस ND की वैल्यू जो आएगी दैट इज B साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। मैं R स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जिस तरफ लिख लो। आओ इसको खोलते हैं, A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं। तो पहले टर्म का स्क्वायर आता है बच्चों A स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर आएगा, बताओ क्या आएगा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इन दोनों का A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो प्लस 2A और B की जगह क्या है B cos थीटा, और प्लस में ये और एक टर्म लिखा है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताना मुझे जिस स्टेप में डाउट हो आपको। अब मुझे बताओ, इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, इन दोनों को, क्या आप देख पा रहे हो इनको जोड़ने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे A स्क्वायर, मुझे बताओ जरा, B स्क्वायर, यहां क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस 2AB कॉस थीटा। अच्छी बात है, इसको 1 कर देंगे तो R की वैल्यू अंडर रूट में लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। बेटा इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा आया है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि बेटा इसे याद करना है। ये जो मैंने कहानी समझाई है ये किसी को नहीं भी आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीट में इसका हाँ स्कूल की परीक्षा लिखनी है तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में डेरिवेशन आता है। इसलिए सुबह फ्रेशर वाले बैच में कुछ 10th पास बच्चे थे तो मैंने करा दिया था ड्राइव, ठीक है, उनके चक्कर में, क्योंकि उन्हें स्कूल का एग्जाम लिखना है। अब आगे सुनो, अब मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो मैंने कहा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए बच्चों हम ये एंगल लिखते हैं। सेम ट्राइंगल में हम ये एंगल लिखना चाह रहे हैं, तो सेम ट्राइंगल में अगर मैं tan अल्फा लगा रहा हूं, tan अल्फा, बच्चों ध्यान दो, तो tan अल्फा क्या है, इस वाले त्रिभुज को देखो, सेम होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है b साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है b साइन थीटा। बताओ बेस क्या है, बेस बताओ यहां से लेके यहां तक a प्लस b cos थीटा। क्या सेम फॉर्मूला आ रहा है बेटा। अभी भी मैं यही कहूंगा कि बेटा इसे रटना है आपको बुरी तरीके से, जैसे मानो रटने का सलीका ये है कि अगर आपको ये ए बी में कंफ्यूजन हो, पहले तो आपको कुछ याद करना कि भाई ऊपर tan लिख रहे हो तो ऊपर साइन आएगा, नीचे कॉस आएगा, इतना हिंट मिल सकती है आपको। तो अगर एंगल ए के साथ, देखिए हमने ए वेक्टर के साथ एंगल लिखा है, तो याद रखना है जिसके साथ एंगल लिखा है साइन और कॉस के साथ दूसरा वाला वेक्टर आएगा। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, गलत हो जाएगा। याद रखना है कि जिसके साथ हम एंगल लिखते हैं साइन और कॉस के साथ दूसरा वाला आता है। जैसे मान लो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन दो फोर्स दिए हैं, अभी सवाल करेंगे ना, फिजिक्स के फॉर्मूले तब अच्छे से समझ आते हैं जब हम उस पर सवाल लगाते हैं। तो अगर मान लो 5 न्यूटन 10 न्यूटन के बेटा दो फोर्स दिए हैं, अब हमने कहा 5 न्यूटन वाले के साथ बताओ कितना एंगल बनाएगा हमारा रिजल्टेंट। तो हम 5 न्यूटन वाले के साथ एंगल पूछ रहे हैं, तो जिसके साथ हम एंगल निकालने के लिए कह रहे हैं उसको क्या मान लो ए, तो ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5। बी की जगह क्या रख देंगे हम लोग, बी की जगह क्या रख देंगे, बी की जगह रख देंगे 10। बात समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं ये फॉर्मूले आपको याद रखने, सारे के सारे सवाल इन्हीं दो फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। पहले लिख लो फटाक से, अब मैंने मेहनत की है इतनी। जो ना लिखना चाहे वो अवॉइड कर सकता है, इतना जरूरी नहीं है। आइए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत जरूरी है, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कह रहा है ये भी समझ आ जाएगा, इसलिए सब्र रखिए। जो लोग लिख रहे हैं वो जल्दी लिख लें कृपया।
इंटू 4 इंटू कॉस 120, कॉस 120 इज -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 इंटू -1/2, तो 8, 16 4 20, 20 में 8 जाएगा तो ये 12 आएगा। 12 होता है 4 3 12, 4 का √2 आएगा और 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर विल बी 2 रूट। तो ये सिली मिस्टेक हो सकती है, मैंने काफ़ी बच्चों को करते हुए देखा है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया ऐसा। तो आप लोग बहुत संभल के देखना है। आप जो फॉर्मूला लगाते हो बेटा √2ab cos थीटा, उसमें थीटा जो होता है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, और वेक्टर्स के बीच का एंगल तब सही देखा जाता है जब उनके टेल से टेल ज्वाइन हो। तो ये वाली बात तो मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। मैं फिर वही बात कि जिनका छूट गया है तो मेरे हॉटलाइन नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, लेक्चर लीजिए और उसको कवर करिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो क्वेश्चन इसलिए मैंने जानबूझ कर, जिनसे गलती हुई है उन्हें याद रहेगा कि गलती होती है, दोबारा नहीं होनी चाहिए गलती, है ना। सेम क्लास में कर लो कि जितनी गलती करनी है, एग्जाम में बस ना हो। ओके, चलिए अब मैं एक और सरल सा सवाल दूंगा, बहुत ही सरल सा सवाल। ये बेटा हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ समथिंग 8 न्यूटन का फोर्स है, 8, और एक वेक्टर हम जोड़ रहे हैं, 6 न्यूटन का वेक्टर है, दिस इज F1, और बीच का एंगल बेटा हमारा 90 डिग्री है। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। Find out magnitude and direction of resultant vector. बेटा सबसे पहले आइए देखिए डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट आएगा R। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को cos 90 = 0 पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए। अच्छा एक बात समझिए बेटा, जब भी 90 डिग्री पे ऐड कर रहे हो तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जैसे 2ab cos 90 लगाओगे तो cos 90 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो जब 0 हो जाएगा तो R की वैल्यू हमेशा आएगी √a² + b²। ये एकदम याद हो जाना चाहिए कि जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो रिजल्टेंट, ये बार बार आएगा, फिजिक्स में 50 बार आएगा, 50,000 बार आएगा, R = √a² + b²। तो ये आएगा √8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, √ के अंदर 100, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो हमें पता चल गया बेटा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आ रही वो 10 आ रही, 10। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ tan अल्फ़ा लगा रहा हूँ, tan अल्फ़ा, तो पहले मैं सीधा सीधा लगाऊंगा कि हमें फॉर्मूला आता है और हम फॉर्मूला अप्लाई करना जानते हैं। तो फिर बात समझें, बहुत समझें, ध्यान से समझें। हमने अल्फ़ा 8 न्यूटन के साथ लिया है, जिसके साथ हम अल्फ़ा ले रहे हैं, मान रहे हैं अपना एंगल,
उसे हम ए मानेंगे, ध्यान रखना है। तो क्योंकि जिसके साथ एंगल लिख रहे हैं साइन और कॉस, फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी दूसरा वाला है जिसके साथ एंगल नहीं लिख रहे हैं, ए के साथ एंगल लिख रहे हैं बी आएगा, तो जिस 8 के साथ एंगल लिख रहे हैं तो बी 6 आएगा, ए की जगह 8 आएगा। तो 6 साइन 90, चूंकि बीच का एंगल 90 डिग्री है, अपॉन 8 प्लस 6 कॉस 90। कॉस 90 बेटा 0 है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो tan अल्फा बेटा हो गया 3/4, और 3/4 होता है बेटा 37 डिग्री, और नहीं पता है तो आप इसको tan इनवर्स 33/4 भी लिख सकते हैं। दो चीज़ें वैसे पता होना चाहिए, tan थीटा में 3/4 होता है 37, और 4/3 होता है 53, 53, 90 माइनस 37 है ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास थोड़ा सा IQ लेवल है, मैं इस सवाल का आंसर अल्फ़ा इस तरह से कभी नहीं निकालूंगा इस सवाल में। अब मैं वापस आपका ध्यान खींचना चाहूँगा इस डायग्राम की तरफ। जो बच्चे डायग्राम बना के सॉल्व कर रहे हैं वो मिनटों का काम सेकंडों में कर देंगे और वो इसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब जरा गौर फरमाइए, मुझे बताइए जरा इस बार ये क्या था, ये क्या है माँ का? एक बात बताइए मुझे जरा कि ये वाली साइड अगर बेटा मुझे बताओ, ये पैरेललोग्राम ही सही, चलो क्या आमने सामने वाली साइड बराबर है, हाँ या ना? अरे पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले साइड बराबर होते हैं कि नहीं? ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है? अच्छा मुझे बताओ, अगर पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? नाम बता दो, चतुर्भुज का नाम क्या बन जाएगा? ये एंगल 90 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, क्या है ये? क्या है ये? रेक्टेंगल नहीं समझ आ रहा है? आयत है भैया, आयत, रेक्टेंगल है, बताइए है कि नहीं? और यदि ये एंगल, ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो अगर बेटा मुझे ये आधा देखो, आधा आधा, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये जो आधा ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा? और राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो मेरे बच्चों tan अल्फा सीधे सीधे लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके सामने वाला ये कितना होगा? 6 सेम होगा, और बेस कितना होगा? 8। तो आप डायरेक्टली इस ट्राइंगल को देखकर tan अल्फा लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा, और रेक्टेंगल अगर बन जाएगा तो ये जो डायगोनल होगा और ये आधा जो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अगर हम फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम सीधे सीधे इसमें tan अल्फा लगा के वी कैन गेट द आंसर, हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। बात समझ में आ रही? मैं देखिए फॉर्मूले से भी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छा बच्चा क्या और सोच सकता है इस सवाल के बारे में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज़्यादातर अच्छे बच्चे जो हाई स्कोर करेंगे वो उनके मन में ही सारे विचार रहते हैं, और वो रेक्टेंगल वाले केस को इसी तरह से करते हैं। उनको ये लिखने में समय ज़्यादा लगेगा यहाँ पर, आप समझ रहे हैं ना? तो इस बात को भी आप समझेंगे, मुझे उम्मीद आप गौर करेंगे। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे ज़रा 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए, ठीक है? सवाल दूँ मैं अगला? चलो मुझे बस ये बताइए कि अगर ये वाला वेक्टर 20 है, ये वाला वेक्टर 20√3 है, और उससे 90 डिग्री पे एक वेक्टर 20 है, तो मुझे ये बता दो, मैं क्यों पूछूं, ये रेक्टेंगल जो R जो है वो ये कितना एंगल बनाएगा 20 के साथ? कितना बनाएगा? ऑप्शंस आर 30, 45, 60, 37। अरे ओ सांभा, कितना एंगल बनाएगा? इसके साथ कितना एंगल बनाएगा?
कलम चला लो, हवाई फायरिंग क्यों मारो? कितने लोगों का 30 श्योर है? 100%, 50%, मोर देन 50% पीपल। हाउ मेनी 45? हाउ मेनी 60? 1 people only. 60 is wrong, 30 is correct. देखो कैसे करोगे, ये अल्फा चाहिए। अच्छा बताओ, ये 20 है तो सामने वाला कितना? ये 20 तो सामने वाला कितना? 20। इस ट्राइंगल को पकड़ पा रहे हो क्या? बताओ, tan अल्फा लगाओ, tan अल्फा लगाओ, tan अल्फा लगाओ। ये एंगल 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20/20√3। क्या ये 1/√3 आएगा? क्या अल्फा 30 डिग्री आएगा? तो बच्चों इसलिए मैं आपको अलग अलग केसेस दिखा रहा हूं, कौन से केस में हर सवाल को टिपिकल एक ही ढर्रे से सॉल्व किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग सवाल में थोड़ा सा दिमाग अगर अलग अलग लगाया जाए तो सवाल को कम समय में भी किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? बताओ इस क्वेश्चन में कोई ये मेथड समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई परेशानी इसमें? हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसे a माने इसे b माने तो tan अल्फा में फॉर्मूले से भी करके दिखा सकता हूँ। ये मैं a मान रहा हूँ तो a अगर माना है तो b आएगा, b तो 20 sin 90 प्लस b प्लस a प्लस b cos 90। देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, ये ऊपर 20 है नीचे 20√3, आना वही है, आना वही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। पहले आप फॉर्मूले पे जोर डालोगे। देखो फॉर्मूला क्या था, ए कौन था, बी कौन था, किसे ए मानना किसे बी मानना, फिर लिखोगे, सॉल्व करोगे। मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समय लगेगा, है ना। और अगर आपको लगे कि नहीं यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप ये ट्राइंगल नहीं समझ पा रहे हो, रेक्टेंगल राइट एंगल्ड है, आप फॉर्मूले से जाना चाहते हो, ठीक है, आपकी ये तलवार अगर मजबूत है, आप लगा लेते हो, हर सवाल कर लेते हो, तो कोई बुराई वाली बात नहीं। आप कम समय में कर पा रहे हो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें दो स्पेशल केस पे चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि फॉर्मूले का आइडिया लग गया होगा, याद भी हो गया होगा, और कैसे लगाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। मिनिमम रिजल्टेंट। मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। आइए बच्चों, अब सवाल इस बात का है कि अगर हमारे पास बच्चों दो वेक्टर हैं और हमें उन्हें ऐड करना है, तो हम मान लीजिए हमने आपसे कहा बेटा आपके पास दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन का, एक 20 न्यूटन का, और इन दो फोर्सेस को आपको जैसे मैंने वैसे लगा दो, मुझे सबसे बड़ा रिजल्टेंट चाहिए, सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की। नंबर 1 में हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की। तो प्रश्न इस बात का है कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है तो कंडीशन किस बात में लिखनी है। तो हमने कहा कि कंडीशन हमें लिखनी है थीटा में, कि थीटा में क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि रिजल्टेंट जो हो वो मैक्सिमम हो। तो हमने एक बार फॉर्मूले पे निगाह मारी, हमने कहा जरा देखते हैं फॉर्मूले में क्या कहानी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हमारा ध्यान गया कि ab तो सब कांस्टेंट है, थीटा हमारे हाथ में हम बदल सकते हैं। तो हमें याद आया कि हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। साइन थीटा भी +1 से -1 के बीच में लाई करता है, कॉस थीटा भी +1 से -1 के बीच में लाई करता है।
यानी अगर मैं कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू डालूंगा तभी तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, तभी तो आर का मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है बेटा? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब है दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। यानी आप कह सकते हो बच्चों कि जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका जो एडिशन होता है, उनका जो रिजल्टेंट होता है, उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है, और उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, हम आर मैक्सिमम यहाँ लिखना चाहेंगे। आइए लिख देते हैं, √a² + b², कॉस थीटा को 1 लिख दिया, +2ab। ये देखिए अंडर रूट के अंदर a + b का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, a + b। यानी कि r की जो मैक्सिमम वैल्यू है, गौर फरमाइए, r का मतलब है दोनों वेक्टर का जो एडिशन है, उसका जो रिजल्टेंट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है। मतलब a + b लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो इससे हमें ये बात, और ये किस एंगल पे भैया भूलना नहीं है, 0 डिग्री पे जब जोड़ते हो तब रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आता है। दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं, मतलब 10 न्यूटन 20 न्यूटन है तो 10 + 20 30 हो जाएगा, 30 40 है तो 30 + 40 70 हो जाएगा। स्केलर की तरह समझो। यानी क्या पूछा जाए कि क्या वेक्टर कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं होते? तो बिल्कुल होते हैं। कब ऐड होते हैं? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री हो। और थीटा जब 0 डिग्री होता है तभी उनका रिजल्टेंट जो आता है वो मैक्सिमम आता है, और उस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी? a + b के बराबर आएगी। ठीक है ना? तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इज a + b। व्हाट इज a बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ a। व्हाट इज b? मैग्नीट्यूड ऑफ b है। किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? 0 डिग्री पे। इसी तरह से अगर मैं मिनिमम की बात करूं मेरे बच्चों, मिनिमम की बात करूं, मिनिमम की बात, तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद है कि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू बेटा क्या होती है? -1। ये होती है थीटा = 180 डिग्री। 180 का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैं एक दो एग्जांपल इसमें लिख देता हूं, एक दो एग्जांपल पहले लिख देता हूं। जैसे ये मान लो एक आदमी है, इस पे 2 फोर्स लगाए मैंने, एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक 15 न्यूटन का लगाया। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा दिए, दोनों फोर्स बच्चों सेम डायरेक्शन में मैंने लगा दिए। तो सेम डायरेक्शन में अगर मैंने लगा दिए तो यहाँ की एंगल 0 डिग्री है बेटा, और 10 और 15 सीधे सीधे जुड़ेगा। आंसर कितना होगा? 25 न्यूटन। और किसी एंगल पे जोड़ोगे तो 25 नहीं आएगा। कुछ भी एंगल ले लो 0 के अलावा, सीधे सीधे वेक्टर के मैग्नीट्यूड जुड़ेंगे नहीं। यानी 10, इसीलिए मैं आपको, आपने देखा जब मैं आपको स्केलर से वेक्टर को डिफरेंस में बता रहा था, मैं कह रहा था वेक्टर को जब आप 10 और 15 जोड़ते हो तो कभी कभी 25 नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और कभी कभी 25 हो भी सकता है। लेकिन स्केलर होता, स्केलर तो सीधे सीधे जुड़ता है, 10 और 15 25 ही होता है हमेशा, है ना? इसको बनाओ, फिर मैं मिनिमम की बात करता हूं। किस एंगल पे मिनिमम आएगा? cos 180 कितना होता है भाई? हम ऐसे सोच रहे हैं, मैथमेटिकली सोच रहे हैं बेटा, a और b तो कांस्टेंट है। ये तो हमसे कह दिया गया कि भैया एक का मैग्नीट्यूड a, एक का b है, तो a और b हम बदल ही नहीं सकते। भैया कैसे जोड़ें, कैसे जोड़ें कि मिनिमम आए, सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट सबसे कम आए? तो हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? cos थीटा। हमने कहा cos थीटा इधर आ, बता तेरी मिनिमम वैल्यू क्या है? तो बोला परसों तो बताई थी क्लास में, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। कितनी है भैया? -1। तो -1 रख दिया यहाँ पे उसने तुरंत। और -1 कब है? जब थीटा 180 डिग्री। यानी जब दो वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तब रिजल्टेंट मिनिमम आता है उनका, तब एडिशन सबसे कम आता है उनका, है ना? क्या नोट हो गया? आइए बच्चों, तो मिनिमम की बात कर लें, मिनिमम की मेरे बच्चों बात कर लें, मिनिमम रिजल्टेंट की बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या लिखना है? लिख लो लिख लो, तो बाद बता दो, जब ट्रेन छूट जाती तब बताते हो भैया ट्रेन पीछे लाओ पीछे लाओ पीछे लाओ। जैसे मैंने अभी 2 दिन से पहले चीनी चावल ये सब छोड़ दिया है, मैं मतलब थोड़ा सा मैंने अपने मेडिकल टेस्ट कराए हैं, तो कुछ रिपोर्ट थोड़ा बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। फिर मैंने उसको देखा, गूगल पे सर्च किया तो पाया कि ट्राइग्लिसराइड से हार्ट अटैक,
और वो ब्रेन स्ट्रोक दोनों आते हैं। फिर मुझे आया 3 दिन पहले मेरी ये कान के बगल वाली नस फटक रही थी गर्मी के मारे, तो मुझे याद आया कि ऐसा तो नहीं ब्रेन स्ट्रोक आने वाला हो, और रह गया। फिर मैंने उसमें देखा क्या क्या नहीं खाना है, तो सबसे पहले ये था कि वेट कम करना चाहिए, तो मैंने कहा वेट कम करना है। पोरवाल सर वैसे भी रोज़ कहते रहते हैं कि अरे हरन सर बढ़िया है, हमने कहा इस बार मैंने उनको वादा किया फिट होके दिखाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ कह ये रहता कि कल मैं पहुँचा, तो मैं 3 दिन से कंट्रोल किया था, कल मैं पहुँचा तो आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम बेच रहे थे घर के पास ही, मन किया कि खा लूँ, फिर सोचा नहीं खाएंगे, गाड़ी आगे बढ़ा दी, फिर सोचा एक खाने में क्या ही जाता है, फिर थोड़ी गाड़ी पीछे करी, फिर सोचा नहीं अगर ऐसे अग्नोत्री ऐसे कंट्रोल नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा, आज खाओगे कल फिर खाने का मन करेगा, फिर आगे गाड़ी बढ़ाई, फिर सोचा आज खा ही लेता हूँ कल से कंट्रोल कर लूँगा। फिर हमने वो गाड़ी वाला तब तक आइसक्रीम वाला आगे निकल गया घंटे बजाते हुए, फिर हमने उसको बुलाया भैया भैया आइसक्रीम दे दो, फिर हमने खाई, फिर हमने सोचा यार घर वालों के लिए भी ले लें, फिर 8-10 ले ली, पैक करा ली। तो फिर हमने मतलब घर मतलब जिला है ना पूरा, हमारे घर में पूरा 12-13-14 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, तो हमने बच्चों के लिए सब ले ली, हमने कहा ले लेते हैं, बड़े भी खा लेंगे बच्चे भी। फिर उसमें हमसे पूछा तुमने तो नहीं खाई, मैंने नहीं हमने नहीं खाई, एक हमको भी दे दो, तो 2 हो गई। बाद में क्योंकि पहले बता देते तो, क्योंकि घर वालों को मैंने बता दिया ना कि मैं थोड़ा खुद केयर नहीं करता हूँ तो घर वालों को डरा देता हूँ थोड़ा। मैंने कहा देखो ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है कि किसी भी समय हार्ट अटैक आ सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो घर वाले टेंशन में रहते हैं, सब पूछते क्या खाया आज तुमने लंच में, तो अब सब टेंशन सब चिंता कर रहे हैं मेरी, मैं ही नहीं कर रहा हूँ बस। अब खाने पीने की चीज़ें एकदम राइट टाइम मिलेगी। तो वही है कि ट्रेन कई बार हमारी आदत होती है कि ट्रेन जब निकल जाती है क्या लेके जाए, सीएसए में क्या है, दौड़ने वोड़ने की जगह है ना वहाँ पे। हाँ सीएसए क्या करेंगे वहाँ पे यार, सीएसए जाएंगे तो एचबीटीआई वाले पकड़ लेंगे सब। एचबीटीयू में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे विद्यार्थी, मिनिमम रिजल्टेड की बात करते हैं, बस 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 बस। लेकिन मैंने वाकई दृढ़ निश्चय किया इस बार कि इस बार मैं जब वेट, पिछली बार मैंने कम किया था लेकिन थोड़ा सा, फिर थोड़े दिन सोचा 15 दिन खा लेता हूँ सही से। तो एक्चुअली जब आप जितनी मेहनत करते हो उसको कंटिन्यू करना होता है ना, मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरे वो बच्चों का मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है। तुम्हारा तो जहाँ कॉलेज जाओगे, लेकिन हॉस्टल में रहते हो घर पे रहते हो, हॉस्टल में तभी है, हॉस्टल में रख दो बस। कोई मुझसे उस दिन कह रहा था कि सर हॉस्टल में रह लो 6 महीने, आराम से वेट छट जाएगा, 10-15 किलो जितना चाहोगे उतना कम हो जाएगा। क्यों? जबकि हॉस्टल वाले अच्छा खाना खिलाते हैं। एक्चुअली मैंने महसूस किया है हॉस्टल का खाना जब आप रहने जाते हो शुरू के 15-20 दिन अच्छा लगता है। मेरे कॉलेज का जब मैं बीटेक करने गया तो पहले 1 महीने जो मेस चलती थी, खाना इतना अच्छा लगता था, खाने के लिए इंतज़ार होता था कब बनेगा, आज शाही पनीर बनने वाला है, कोफ्ता बनने वाला है, बड़ा अच्छा मेन्यू था। वही खाना मुझे 6 महीने बाद अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ना मेन्यू प्रॉपर चलता है, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में तो मतलब मेन्यू होता है पूरा 7 दिन का, पैसा लेते हैं वो लोग अच्छा खासा, तो अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन वो हम खा खा के ऊब जाते हैं ऐसा लगता है। मतलब जो डाइट मेरी, मैं 4-5 रोटी खाता था, फिर चावल भी खाता था, वो फिर 3-2 पे आ गए। लेकिन वो कैंटीन में जाके 15 रुपए की मैगी में पेट भर जाता था, ये लगता था वाह यही मतलब आत्मा को तृप्त कर रहा है। तो हॉस्टल के साथ भी वैसा ही है। शुरू में तुम हॉस्टल में गए होगे तो 15 दिन बड़ा अच्छा खाना लगा, अरे भैया क्या सैलेड भी है, ये भी है। लेकिन हॉस्टल वाले थोड़े बदतमीजी भी करते हैं। सही कहा, 1 महीने बाद फिर आलू 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 हैं, और मतलब उस स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली ले लिया। कहते ना सब्जियों में राजा आलू। जैसे हमारी दादी, जैसे आम उनको पसंद थी, जब दादी श्री हमारी थी वो आम खाती थी, वो कहती थी बेटा सब्जियों में आलू और फलों में आम राजा होता है। फिर वो आम खाती थी, फिर वो चूँकि 92-93 की हो गई थी, अगर उन्हें आम डॉक्टर ने ज़्यादा मना कर रखा था तो उनको आम नहीं मिलते तो फिर नाराज़ हो जाती थी, बूढ़े इंसान को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही संस्कार दिए मैंने, मेरे पिताजी को खूब गरियाती थी। पिताजी हमारे कहते थे अरे अम्मा इतने आम नहीं खाने, डॉक्टर ने मना किया है। क्या मना किया है? खाने के लिए मना किया है, बताइए कौन सा डॉक्टर मिलवाड़?
डॉक्टर से मिलवाया, डॉक्टर को भी लतिया दिया कायदे से। डॉक्टर भी कह रहा माता जी नुकसान करेगा, तुम बेकार डॉक्टर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं पता है, कल जाना हो आज चले जाएं, लेकिन हम आम खाना बंद नहीं करेंगे। और एक दिन वो आम खाते खाते, सच है, उन्होंने जिस दिन वो गई उसके एक दिन पहले उन्होंने पेट भर के आम खाए। उनका आम खिला दो बेटा, बहुत मन है आज। तो बस इस 100 साल से 99 की हो गई थी जब गई थी, एक हमने उनसे कहा जल्दी निकल लो, नहीं तो 100 साल के बाद फिर वो सोने का वो बनाना पड़ेगा सीधे स्वर्ग जाने के लिए तुम्हारे। तो 99 पॉइंट समथिंग हो गया था, बट 100 से नहीं, बहुत स्वस्थ होकर के गई, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत, दादी तो दादी होती हैं खैर। तो खैर मिनिमम रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो मिनिमम बच्चों रिजल्टेंट क्या होगा? अगर हम आर की बात करें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और हमें अगर आर को सबसे छोटा करना है ना बेटा, तो हमारे पास ए भी तो फिक्स है। आप मुझसे ये नहीं कह सकते हो कि सर ए को घटा दो बी को घटा दो। अरे भाई ए भी तो गिवन है कि ये एक वेक्टर 5 न्यूटन का है ए 5, एक वेक्टर 10 न्यूटन का है बी 10। सर इनको कैसे जोड़ा जाए कि इनका रिजल्ट मिनिमम आए? कैसे जोड़ा जाए का मतलब है किस एंगल पे जोड़ा जाए, यानी हमारे पास जो वेरिएशन करने का ऑप्शन है वो एंगल में ऑप्शन है, एंगल हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो हमें पता है बच्चों कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू होती है -1, और ये तब होती है जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पे हो। तो अगर मैं आर की मिनिमम वैल्यू ले लूँ बच्चों, मिनिमम वैल्यू, तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, b माइनस ए का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अरे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिखें सर इसको? ये तो बड़ा भ्रम है। तो इसमें बेसिकली बेटा अंडर रूट में जो चीज़ लिखी होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? मैं बता चुका हूँ ये वाली बात कि अंडर रूट 4 की वैल्यू +2 है, प्लस -2 नहीं है। गलत फहमी दूर कर चुका हूँ, हमारे बेसिक मैथ्स में असाइनमेंट में सवाल भी हैं। तो अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे, ए बड़ा होगा तो a माइनस बी लिखेंगे, b बड़ा होगा तो b माइनस ए लिखेंगे। तो मैं इसको a डिफरेंस b लिख दे रहा हूं, मतलब a और b का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। बट अगर a बड़ा होगा तो a माइनस बी कर देंगे, और b बड़ा होगा तो b माइनस ए कर देंगे। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है ना। तो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा एट 180। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लो ये तुम हो और तुम्हारे ऊपर एक 15 न्यूटन का फोर्स मैंने ऐसे लगाया, और मैंने एक 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया। ये एंगल कितना है बताओ बेटा? 180। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों वेक्टर को जिनकी डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट है, इनको जब जोड़ा जाएगा तो इनका रिजल्ट कितना आएगा? तो बेटा आर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तुमने देखा है अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रखा है, तो 15 में से 10 घट जाएगा, 5 न्यूटन आएगा। और ये वाली बात भी ध्यान रखिए बच्चों कि जो आर का डायरेक्शन आएगा ना, आर का डायरेक्शन, वो आर का डायरेक्शन जो आएगा वो बड़े वाले की डायरेक्शन में आएगा। 15 में से 10 घटेगा तो 5 जो बचेगा, आर बराबर 5 न्यूटन, वो बड़े वाले की डायरेक्शन में बचता है। तो बच्चों यहां से एक बात समझने वाली है बेटा कि आर जो होता है ना, वो a माइनस बी से बड़ा होता है, a माइनस बी से, और a प्लस बी से छोटा होता है। ए मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बेटा रेंज होती है आर की, मतलब मैक्सिमम आर हो सकता है ए प्लस बी। जैसे बेटा मैं अगर 15 न्यूटन और 10 न्यूटन से कहूं, मैं आपसे कहूं बेटा 15 और 10 को जोड़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकते हो, तो तुम कहोगे सर 15 और 10 जोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25, यही तो कहोगे। मैं अगर कहूं कम से कम क्या बना सकते हो, तो 15 माइनस 10 5, यानी 5 और 25 के बीच में कुछ भी बनाया जा सकता। आप ये मत सोचना कि 17 नहीं बन सकता, थीटा की वैल्यू उसी हिसाब से आएगी।
थीटा की वैल्यू उसी हिसाब से आएगी। बात समझ में आ रही है कि तो आप इस बात को समझो बेटा कि r की जो वैल्यू है ना, r की जो वैल्यू है ना, वो a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में कुछ भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। ये वाली बात आप समझिए कि a माइनस बी बेटा मिनिमम रेंज बताता है। रेंज मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 10 न्यूटन और 8 न्यूटन, बताओ इसकी रेंज क्या होगी? रेंज बताओ। तो 10 और 8 को जोड़ने पे कम से कम क्या आएगा? कम से कम 2 आएगा, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा। तो 2 से 18 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 16 हो सकता है, 15, 7, 4, 2.5। अरे भैया 2 से 18 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या 1 हो सकता है? क्योंकि 2 से मिनिमम a माइनस बी, मिनिमम का मतलब समझते हो ना, इससे छोटा मैक्सिमम a प्लस बी, मतलब इससे बड़ा क्या 19 हो सकता है? इनको जोड़ने पर 19 आ सकता है क्या? 20, 25, 17 17 आ सकता है ना? 16, 15, 8, 6, 4, 3, 2, 1। समझ रहे हैं ना? तो रेंज के बीच में कुछ भी हो सकता है। लिख लो फटाक से, हम इस पे सवाल देते हैं, कुछ अच्छे सवाल बनते हैं इस पर। Done. Noted everyone? क्या बेटा किसन किस नहीं है? बहुत खुश हो? रिश्ता आया है क्या बेटा? ज़्यादा खुश ना हो। हाँ आइए एक सवाल करते हैं। Which of the following, क्वेश्चन लिखो, which of the following can be the resultant of 10 Newton and 6 Newton? Options are 11, 17, 3, कौन सा आंसर करेक्ट है? कितने देशवासी फर्स्ट कह रहे हैं? मोस्टली। कैसे? रेंज निकाल लो, मैक्सिमम कितना है?
16, मिनिमम कितना है? 4 कहाँ? तो R कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 4 से 16 के बीच में। क्या 4 से 16 के बीच में कुछ भी संभव है? 12 संभव है? 11 पॉसिबल है ना? 17, 16 से ज़्यादा 3, 4 से कम नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। यही आंसर है। बोलो बेटा। In which case we can get a resultant of 6 Newton, 1 Newton and 2 Newton, 2 Newton and 3 Newton, 2 Newton and 8 Newton, 9 Newton, 7 Newton and 9 Newton, 8 Newton and 1 Newton. कह रहे किस केस में दो वेक्टरों का रिजल्टेंट 6 न्यूटन पाया जा सकता है? इन विच केस वी कैन गेट ए रिजल्टेंट ऑफ 6 न्यूटन। किसका रिजल्टेंट 6 हो सकता है? लिखो और कर बताओ आंसर। अरे ओ सांभा, बताओ बताओ भैया। इन्होंने कह रहे हैं कि किस केस में रिजल्टेंट 6 आ सकता है। आओ एक एक ऑप्शन पकड़ते हैं। मुझे बताओ कि अगर 1 न्यूटन और 2 न्यूटन को जोड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 1 + 2 3, और घटाओ कम से कम 1 से 3 आ सकता है। क्या 6 आ सकता है? 7 और 9 और 2 का मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 11, मिनिमम कितना? 9 - 2 करके दिखाएं क्या? 9 + 2 11, 7 से 11 के बीच में, 7 से 11 के बीच में आएगा। क्या 6 आ सकता है? 7 से 11 के बीच में 6 नहीं आएगा ना। 7 मिनिमम है, 11 मैक्सिमम है। बेटा समझ नहीं पा रहे हो क्या यार तुम लोग? हैं बेटा? ये अगर A है, ये B है, रिजल्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है बेटा? 11, और कम से कम क्या हो सकता है? 7। 7 से कम नहीं, 11 से ज़्यादा नहीं, तो 6 कभी नहीं होगा बेटा। 6 कभी नहीं होता। बच्चों समझो यार, समझो यार। 7 और 9 देखो, 7 और 9, 7 और 9 में 9 + 7 16, 9 - 7 2, यानी 2 से 16 के बीच में सब कुछ। तो देखो 2 से 16 के बीच में 6 भी तो आ रहा है, यहाँ 6 हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो जोड़ोगे तो 9 आएगा, मैक्सिमम 9, मिनिमम 7 आएगा। 7 से 9 के बीच 6 नहीं हो सकता। उसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया है बस। यहाँ हमने फोर्स दे दिए थे, रिजल्टेंट क्या हो सकता है, यहाँ रिजल्टेंट दे दिया, फोर्स क्या हो सकता है ये पूछ दिया। 2 एंगल से पूछ दिया, उल्टा सीधा करके सवाल पूछ दिया। यार ये सवाल आते हैं एग्जाम में यार, मतलब समझ लो यार। नहीं समझोगे तो यार मतलब 1 माइनस हो गया का सवाल समझो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, है ना? वो वाला गाना गा रहा, आ रहा हूँ मैं, मुझको पहचानो मैं हूँ डॉन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना? समझ गए ना? एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे।
ये वाला तो मतलब चिल्ला चिल्ला के गा रहा, कह रहा अरे दीवानो मुझे पहचानो है। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ टू वेक्टर्स, maximum and minimum magnitude of resultant of two vectors are 30 Newton and 10 Newton. Find out magnitude of smaller vector. ऑप्शंस नहीं दूंगा। कह रहे दो वेक्टरों का मैक्सिमम रिजल्टेंट है 30 और मिनिमम है 10। मान लेते हैं कि एक का मैग्नीट्यूड a है, बड़े वाले का छोटे वाले का b है। मान लेते हैं बेटा एक वेक्टर का बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है और छोटे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, ऐसा मान लेते हैं। तो a प्लस बी कितना होगा? a प्लस बी, तो a प्लस बी बेटा मैक्सिमम क्या होता है बताओ? r मैक्सिमम 30 दिया है बेटा, r मैक्सिमम 30 दिया है 30, तो r मैक्सिमम 30 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। और a माइनस बी हमें दिया है 10, मिनिमम होता है a माइनस बी, हमें b चाहिए, b a और b दोनों निकाल लेते हैं, जोड़ दोगे तो 2a इज इक्वल टू 40, a बराबर 20, और a 20 रख दोगे तो 20 प्लस बी इज इक्वल टू 30, b बराबर 10। तो बड़े वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 20, और छोटे वाले का क्या होगा? 10। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमम वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर घुमा घुमा के 3-4 तरह से सवाल आपके सामने आ सकता है। हर तरह का सवाल मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे पूछ सकता है बेटा। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर पूछिए, पूछोगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? डन। एक बहुत ही सुंदर सा सवाल है कि अगर बेटा r वेक्टर है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, एंड गिवन है, गिवन दैट, हमें गिवन है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर से बड़ा है। इफ r वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद a वेक्टर एंड बीटा विद b वेक्टर, देन 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अल्फा बड़ा होगा बीटा से,
दूसरा ऑप्शन, अल्फा छोटा होगा बीटा से, अल्फा बड़ा होगा बीटा, बराबर होगा बीटा से, या अल्फा बड़ा होगा 2 बीटा से। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल और ज्योमेट्रिकल होते हैं, आप ड्राइंग बनाएंगे पता चल जाएगा। देखिए इस सवाल को मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हम मैथमेटिकली करें। इसमें जो कह रहा है ना वो मान करके डायग्राम बना लो, बस डायग्राम में दिख जाएगा। ये कह रहा है ए और बी का रिजल्टेंट आर है बेटा, और ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, मतलब दो वेक्टरों में ए बड़ा है बी छोटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसके साथ बड़ा एंगल बनाएगा, किसके साथ छोटा एंगल बनाएगा, ये कहानी है बस छोटी सी। तो ऐसा करो, एक पैरेललोग्राम लॉ बनाओ और डायग्राम बना लो, उसमें ए बड़ा ले लेना। अच्छा थोड़ा बहुत बड़ा लोगे तो फिर क्या होगा, स्पष्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा लो ताकि साफ साफ पता चल जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो जैसे बेटा मान लो मैं बहुत बड़ा एंगल ले रहा हूँ ए, बहुत बड़ा एंगल ए ले रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ा वेक्टर ले रहा हूँ सॉरी, और बी छोटा वेक्टर ले रहा हूँ, बी छोटा है बेटा मैग्नीट्यूड, बी छोटा ले लेता हूँ। तो बी देखो बेटा छोटा ले रहा हूँ, बी मैंने छोटा ले लिया, कैसे भी जोड़ दो कोई भी एंगल, मान लो बी छोटा ले लिया, ऐसे बी छोटा ले लिया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आर है। अब मैं इनका रिजल्टेंट बना दे रहा हूँ ऐसे, ये आर है, ये आर है जो कि ए प्लस बी है। अब यहीं से देख के डिसाइड हो जाएगा स्पष्ट भी, ये पूरा कोण ये है, पूरा कोण ये वाला कोण देखो है बीटा और ये वाला कोण है अल्फा। क्या देखकर पता नहीं चल रहा है कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा है, अल्फा छोटा है बीटा से। इसका मतलब बच्चों समझते हो कि जो बड़ा वाला वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है ना, वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका रहता है, वही डोमिनेट करता है ना बड़ा वाला, मतलब जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला वेक्टर होगा उसकी तरफ दिशा ज्यादा इंक्लाइंड होती है, उसके ज्यादा करीब होता है, छोटे वाले से एंगल हमेशा बड़ा होता है। इसके लिए कोई मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं। अब आपने कहा चलो ए बड़ा ले लिया बी छोटा ले लिया, जरा सा अंतर समझ में ही नहीं आएगा, क्या कोई अब स्केल थोड़े ना बना रहे हो। इसलिए जब कोई बात पता करनी हो और जो बात हमेशा वैलिड होगी वो तो हमेशा दिखेगी ना, तो साफ साफ जहां दिखे वहां देख लो, बड़ा डिफरेंस बना के देखो कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहां पे आप साफ साफ देख रहे हो बेटा कि अगर ए बड़ा है बी से तो ए के साथ जो एंगल होगा वो छोटा होगा, यानी हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ के ज़्यादा करीब होता है, उसकी तरफ ज़्यादा झुका होता है। अब तुम देखो इस पे मैं सवाल बना सकता हूं, क्या बनाऊंगा देखो, बहुत सुंदर सवाल। मान लो कल को मैं ऐसा सवाल पूछ दूं नीट में, एक वेक्टर ये दे दूं एक ये दे दूं, बहुत सुनना यार, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल मतलब मैं बता रहा हूं कि अच्छा दिमाग लगाने वाले कैसे कम समय में सवाल कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि दो वेक्टर जब बराबर होते हैं, बराबर, तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है, आधा आधा एंगल होता है, अल्फा बीटा बराबर होते हैं। अल्फा बीटा बराबर कब होते हैं, जब दोनों वेक्टर बराबर होंगे। अदरवाइज जो बड़ा वाला वेक्टर होता है उससे एंगल छोटा होता है। अब मुझे बताना जरा, अगर ये एंगल छोटा है तो आधे से कम होगा कि आधे से ज्यादा होगा, आधे से कम होगा ना, और जो बड़ा वाला है वो आधे से ज्यादा। अब मान लो कल को मैंने तुमसे पूछा कि दो वेक्टर है भैया, एक 16 है एक 13 है, ये वेला कोण 60 डिग्री है, ऐसे रफली पूछ रहा हूँ, रफली। मैंने कहा भाई ये एंगल बता दे कितना है। मैंने पूछा बता रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वो 16 वाले से कितना एंगल बनाएगा, ये 16 ये 13। तो अब तुम एक बार ऑप्शन पे देख लो, ऑप्शन क्या है। मान लो मुझे ये कैलकुलेट नहीं करवाना, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ऐसे होते हैं, मान लो मैंने एक ऑप्शन में लिख दिया, एक ऑप्शन में मैंने लिख दिया 30 डिग्री, एक ऑप्शन में लिख दिया 45 डिग्री, और एक ऑप्शन मान लो 37 डिग्री,
ऐसे लिखा हुआ है, और एक ऑप्शन लिखा है कुछ 30 से कम, कोई भी कुछ भी वैल्यू लिखी 27, ऐसे मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपने ऑप्शन पे नज़र मारी और आपको पता है कि ये वेक्टर बड़ा है, ये वेक्टर छोटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो छोटा होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो ये जो एंगल होगा वो 30 से बताओ कम होगा कि ज़्यादा होगा? 30 से। अब तुमने ऑप्शन पे नज़र मारी, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 30 से छोटा है, तो क्या वही आंसर नहीं होगा? तो ऐसे कई बार क्या होता है कि अगर आपको कुछ बेसिक बातें दिमाग में रहे तो कई क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखकर सोच सकते हो कि क्या आंसर आ सकता है इसका। आपका आंसर आधे से ज्यादा आना चाहिए, तो बहुत एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस। क्या पता इतना गंदा डेटा दे दिया, अब 13-16 दे दिया, निकालते घूमो ना वैल्यू निकले, साइन इनवर्स में गंदा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे दिएगा। तो हो सकता है कि आपको परेशान करने के लिए कि देखें इस बच्चे को क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। उसने आते हैं ऐसे सवाल, जेई मेन में आते हैं, नीट में भी आते हैं सवाल, कि अगर आप सिर्फ ऑप्शन को ध्यान से देख के ऑब्जर्व कर लें तो आप टिक मार सकते हैं। और नीट में तो आधे सवाल ऐसे होते हैं कि कोई सॉल्व ना करे, अगर आप सिर्फ देख लें पढ़ के अच्छे से तो मैं आपको दिखा सकता हूं कैसे आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो मैं आपको आसपास की बातें बताता हूं ये बहुत जरूरी है। मैं भी सीधे सीधे बता सकता हूं बेटा देखो ये हो गया चलो आगे बढ़ो। फिजिक्स का मतलब ही है कि सिर्फ उस सवाल पे ध्यान नहीं देना, ये थोड़े ना आएगा जो सवाल आप कर रहे हो उसके इर्द गिर्द क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या नए सवाल बन सकते हैं, क्या क्या और अच्छा सवाल नीट के दायरे में बनाया जा सकता है, उन बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपकी फिजिक्स में स्पीड बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ उतने ही सवाल पे ध्यान दे रहे हो जो क्लास में डिस्कस हो रहे हैं और उनके कंसेप्ट पे बात नहीं जा रहे हो कि उससे 4 सवाल नए क्या बन सकते हैं, तो फिर आप फिजिक्स को सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए मैं हमेशा कैसे सोचना है, क्या सोचना है, उस पर हमेशा बात करता रहता हूँ। जैसे हम लोगों को अचानक से लगा कि हाँ ऐसा सवाल बना सकते हैं, मैं तो आपसे सिंपल ऐसे पूछ सकता हूँ कि बेटा देखो कितना बढ़िया नीट का सवाल बना दिया। मैंने कहा बेटा एक ए एक बी है, बीच का एंगल 70 डिग्री है और ए का मैग्नीट्यूड बेटा छोटा है बी से, तो बताओ जो इसका रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से फाई एंगल बना रहा है, बी से फाई एंगल, सॉरी ए से फाई एंगल बना रहा है, मान लो ए से फाई एंगल बना रहा है। तो मैं ऐसे लिखूँ, मैं कुछ नहीं बताया, ए कितना बी कितना मैंने नहीं बताया। अब मैं सवाल कैसे पूछ रहा हूँ कि फाई में बी, फाई क्या हो सकता है। मैंने 4 ऑप्शन दिए, मैं ए से एंगल पूछ रहा हूँ। मैंने एक ऑप्शन दिया 35, 36, 37, 34। मैंने कहा बताओ फाई क्या हो सकता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर आपका ए छोटा है बी बड़ा है। मैंने तो मुझे आंसर चेंज करने पड़ेंगे, यहां मैं 33 भी कर देता हूं। तो मुझे बताओ कि ए छोटा है कि बड़ा है? ए छोटा है, बी बड़ा है। ज्यादा एंगल किसके साथ बनता है? छोटे वाले के साथ कि बड़े वाले के साथ? ज्यादा एंगल बड़े वाले के ज्यादा करीब है ना वेक्टर, मिटाया नहीं मैंने अभी, बड़े वाले के वेक्टर ज्यादा करीब है, यानी आधे से कम एंगल होगा बड़े वाले के साथ, आधे से ज्यादा एंगल होगा, और हमने एंगल पूछा है छोटे वाले के साथ, तो 35 डिग्री से ज्यादा होगा। अब हमने ऑप्शन देखे 35 गलत, 36 गलत, यही हो सकता है। अब ये कब होगा? ए और बी की वैल्यू तक नहीं दी मैंने, मैं तो वो कॉन्सेप्ट पकड़ना चाह रहा हूं कि वो बच्चा वो सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। सवाल बना दिया मैंने, देखिए आपके सामने तुरंत बना दिया सवाल। तो इसलिए जिस कॉन्सेप्ट को वो अटैक करना चाहता है वैसा सवाल डिजाइन कर देगा, मजबूर कर देगा तुम्हें वो सोचने के लिए, और तुम अगर वो नहीं सोच पा रहे हो तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लिख लो। तो ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, अल्फा बीटा बराबर होंगे, θ/2 θ/2। अदरवाइज बड़े वाले वेक्टर की तरफ रिजल्टेंट अधिक झुका होता है, बड़े वाले वेक्टर से एंगल कम होता है, छोटे वाले से एंगल ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन और कर लेगा? 10 मिनट आज हम लोग लेट आए थे। चलो ठीक है, अब ये आर्टिकल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल हम लोग घटाना सीखेंगे। अरे एक छोटी सी बात बता देता हूँ जाने से पहले, 1 मिनट की है। ये सवाल लिख रहे हो क्या कोई? बेटा एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, कि जितने भी वेक्टर होते हैं, जैसे ये ए वेक्टर होता है बेटा और ये बी वेक्टर होता है, ये पैरेललोग्राम पूरे प्लेन में होता है, प्लेन में बेटा। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये ए प्लस बी, ये तीनों को प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं? ध्यान रहे इस बात का, ए प्लस बी इज ऑलवेज को प्लेनर विद ए एंड बी। अगर मेरे ये दो वेक्टर को प्लेनर हैं तो इनका पैरेललोग्राम डायगोनल यहां से पास होगा, ये हमेशा को प्लेनर होंगे बेटा। और सिर्फ यही नहीं बेटा, सिर्फ यही नहीं, एक बात समझो जरा। मान लो ये ए है और ये बी है, मुझे 2a प्लस 3b करना है, 2a प्लस 3b। तो देखो 2a को ऐसे डबल कर दूंगा, यहां से डबल कर दूंगा, 3b को 3 गुना कर दूंगा और ऐसे जोड़ दूंगा, तो ये होगा 2a प्लस, कल कराऊंगा मैं इसको, है ना, दोबारा से। तो 2a प्लस 3b भी ए और बी के साथ कैसा होगा? कोप्लेनर होगा। तो अगर ए और बी दो वेक्टर तो हमेशा सेम प्लेन में होते हैं, उन्हें तो कैसे भी ये सामने ला करके एक प्लेन बना सकते हो। तुम दो उंगलियां कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, उन्हें वो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। देखो ये एक प्लेन है, ऐसे कर दिया, ये एक प्लेन है, ऐसे कर दिया, ये एक प्लेन है। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। लेकिन अगर बेटा मुझसे कोई कह रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी, क्या ये तीनों कोप्लेनर होंगे? हाँ या ना बोल के जाओ। ए प्लस बी हमेशा क्या होता है? उसी पैरेललोग्राम के प्लेन में तो होगा बेटा। तो ए प्लस बी ए और बी के साथ हमेशा कैसा होगा? सिर्फ ए प्लस बी नहीं, ए प्लस 2b, 2a प्लस 3b, ए माइनस बी, 2a माइनस 7b। मतलब ए और बी के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के सारे ए और बी के साथ कैसे होंगे? ये वाली बात याद दिलाना, कल लिखेंगे हम लोग नोट्स में, है ना। जिनका लेक्चर मिसिंग है, कुछ भी कोई भी चैप्टर बेसिक मैथ्स या वेक्टर, मेरे को मैसेज कर देना। और मेरा नंबर नहीं तो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, बहुत बार लिख चुका हूँ, 7234865751।